सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेट अनलॉकर। गाइस कैसे हैं आप लोग सब? सो गाइस लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्स एक्सिस ऑपरेशंस परफॉर्म किया था। हमने किसी सिग्नल के एक्स एक्सिस ऑपरेशंस में सिग्नल की विड्थ, सिग्नल के एंड पॉइंट्स, ये सारी चीजें चेंज की थी। हमने टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, टाइम शिफ्टिंग, ये सब कुछ पढ़ा था। गाइस आज की क्लास में हम लोग वाई एक्सिस ऑपरेशंस पे बात करेंगे और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के एक्स एक्सिस ऑपरेशंस को चेंज करेंगे। ओके तो वाई एक्सिस ऑपरेशंस में हमें बहुत सारी चीज बात करनी है, जैसे मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्लैंपिंग। और फिर डिस्क्रीट टाइम एक्स एक्सिस ऑपरेशंस में हम टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, इन सब पे भी बात करेंगे। तो होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और प्लीज लेक्चर को देख रहे होंगे। लेक्चर का जो भी फीडबैक हो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर दिया करो और प्लीज मैक्सिमम लोगों तक ये लेक्चर पहुंचाओ ताकि सबको बेनिफिट हो, सबको फायदा हो, क्योंकि एब्सोल्युटली फ्री है और सेमेस्टर में भी ये आपको काम आएगा, गेट के एग्जाम में भी काम आएगा। मैं दोनों को चीजों को बैलेंस करके चल रहा हूँ, इसलिए मैं ये सोच ही नहीं रहा हूँ कि प्लेलिस्ट कितनी लंबी हो जाएगी। प्लेलिस्ट जितनी भी लंबी हो, आपको हर दिन 1 घंटे कंटेंट मिलेगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपको इन चीजों के को पढ़ने के बाद आपको सिग्नल का जो लेवल होगा या सिग्नल के एप्लीकेशन का जो लेवल होगा वो अलग होगा। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को ये लेक्चर करने में मजा आ रहा होगा और पूरे प्लेलिस्ट शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखिए, आपको बहुत ज्यादा आनंद आए। इसलिए मैं 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो जो है वो बनाता नहीं हूं, ताकि आपके लिए भी लेंदी ना हो जाए, हैक्टिक ना हो जाए। आप जो भी नोट्स हो वो टेलीग्राम चैनल पे आप अपलोड देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर देता हूं, और अगर आप कोई पर्सनल मैसेज करना चाहते हो तो नंबर भी आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसकी भी लिंक मैं आपको दे देता हूं। तो बस एक यही रिक्वेस्ट कि मैक्सिमम लोगों तक लेक्चर को पहुंचाइए और सपोर्ट करिए अपने एल्डर ब्रदर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशन के साथ। आज का मोटिवेशन ये है, एनर्जी एंड द परसिस्टेंस कंकर ऑल थिंग। सर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप किसी काम को शुरुआत करना चाहते हो तो 2 चीजों की बहुत जरूरी होती है। एक तो उत्साह यानी एनर्जी, और दूसरी निरंतरता। अगर आप किसी भी चीज को लेके उत्साहित नहीं है, आप डल मूड में कोई भी चीज स्टार्ट करोगे, जैसे आप पढ़ना ही चाह रहे हो, अगर आप डल मूड में पढ़ना करोगे तो 15 मिनट से ज्यादा आप बैठ ही नहीं सकते वहां पर। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से करो तो आप सबसे पहले इंथुसियाज्म लेके आइए। हर चीजों को सबसे पहले आप उत्साह के लेवल पे लेके आइए, अपने इंटरेस्ट पे लेके आइए। और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो उस काम को छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं। जैसे अगर मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कुकिंग को क्यों जबरदस्ती का तेल मिर्च मसाले बर्बाद करूं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे उसके लिए कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। दो कुकिंग मुझे बहुत पसंद है। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कोई भी काम करने से पहले आप प्लीज इस बात को आप समझ लें कि क्या आप इस काम को एग्जैक्टली करना चाहते हैं। और एक बार काम स्टार्ट कर दिया तो कंटिन्यूटी और परसिस्टेंस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आपका काम कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा। 2 चीजें जरूरत है, एनर्जी और परसिस्टेंस, ताकि आपका गेट का सिलेक्शन, अभी से आप प्लेज लीजिए कि मैं मेहनत करूंगा या करूंगी और उस लेवल को मेंटेन करूंगी, जो कि लेवल एक जरूरी है गेट में 1 डिजिट रैंक के लिए, 2 डिजिट रैंक के लिए। ओके, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा हो जाए, सिक्योर हो जाए। चलिए इस मोटिवेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो गाइस ये एक बेसिक स्लाइड है जो कि मैं आपको हर बार दिखाऊंगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम कहां पे हैं। अभी हम चूंकि दूसरे क्लास में है इसलिए जस्ट एक स्टार्ट कर रहे हैं सिग्नल को। तो हमने बेसिक्स ऑफ सिग्नल सिस्टम स्टार्ट किया है। इसमें हम लोगों ने सिग्नल की डेफिनेशन के बाद ऑपरेशन ऑफ सिग्नल्स, यहां पे हम लोग आ चुके हैं। कल हम लोगों ने ऑपरेशन ऑफ सीडीएस किया था। आज इसका एक पार्ट बचा हुआ है वाई एक्सिस, वो हम करेंगे, इसके बाद डीटीएस पे काम करेंगे। चलिए, तो ऑपरेशन ऑफ सिग्नल कंटिन्यू। तो होप कि आपको कल की क्लास अच्छे समझ में आई होगी। ऐसे ऑपरेशन हमारा सीटीएस वाला जो पार्ट है वो हो गया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज प्रीवियस वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था वो। चलिए आगे अब बात करते हैं हम वाई एक्सिस पे। गाइस मुझे एक चीज बता दो, वाई एक्सिस का मोटिव क्या था? व्हाट द मोटिव बिहाइंड वाई एक्सिस ऑपरेशन? वाई एक्सिस ऑपरेशन का मोटिव ये था कि हमें सिग्नल की एम्पलीट्यूड को, उसके हाइट को चेंज करना था। अब जैसे कि मान लो आपके पास एक सिग्नल है कुछ इस टाइप का, लेट्स से -a से लेके b तक एक सिग्नल है, और यहां पे इसकी वैल्यू है c। ध्यान दीजिए, 2 हाइट मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो 2 हाइट मैंने आपको बताई थी, एक तो पीक टू पीक हाइट
और एक मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो मतलब चेंज ऑन द एम्पलीट्यूड, सिंपल एम्पलीट्यूड में जहां जहां पे चेंज होगा वो सबको चेंज करेगा, ठीक है। तो अभी इस वैल्यू सी पे बात कर रहा हूं कि, और कई सारे एम्पलीट्यूड चेंज है हालांकि मैं उन पे देखने आऊंगा, मैं सी की बात कर रहा हूं। मुझे एक चीज बताइए, इसका जनरल फॉर्मेट क्या होगा जिससे किसकी हाइट चेंज हो जाए। देखिए ध्यान से, y ऑफ टी इज, अगर मैं आपसे कह दूं कि अल्फा एक्स टी, ध्यान दीजिएगा प्लीज, y ऑफ टी इज अल्फा एक्स टी, तो बताइए जरा अल्फा एक्स टी से आप इसका फॉर्मेट क्या बनेगा। आप इसी सिग्नल को आप कहोगे कि ये जो फंक्शन है, ये इस जगह पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा इंटू सी माइनस ए और बी, ये है अल्फा इंटू सी, यही आप कहोगे। हर पॉइंट पे वैल्यू जो होगी, मैं मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूं, हर पॉइंट जो होगा अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको हमेशा दिमाग में रखना है। नंबर 1, सर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक y1 टी है जो कि है x अल्फा टी, और y2 टी है जो कि अल्फा एक्स टी, क्या इनमें कोई बेसिक डिफरेंस है? सोच के देखो जरा, क्या इनमें कोई बेसिक डिफरेंस है? चलिए इन डिफरेंस की बात करते हैं, चलिए इन डिफरेंस की बात करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज। yt इज इक्वल टू एक्स अल्फा टी एंड y2 टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स टी में क्या अंतर है? अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास इस अल्फा का नेचर अगर आपको डिफाइन करना हो, तो नेचर हमेशा ये एक रियल नंबर ही होगा, ऑलवेज ये एक रियल नंबर होगा, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं x2t एक वैलिड ऑपरेशन है, और मुझे एक चीज बताओ, क्या xjt या x3 प्लस j4t, क्या ये वैलिड ऑपरेशन है? नहीं, क्योंकि हमारी जो x एक्सिस है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, राइट। तो अगर x एक्सिस रियल होनी चाहिए तो x ऑफ 3 प्लस j4t ये फंक्शन हमारा कैसा है, ये रियल फंक्शन तो नहीं, ये t हमेशा रियल होनी चाहिए, तो ये रियल तो नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसलिए तो इससे ये दोनों ऑपरेशंस वैलिड नहीं होंगे। हमें रियल के रिस्पेक्ट में फंक्शन को प्लॉट करना है। पर अगर हम इसकी बात करें तो 2xt भी वैलिड है, 3jxt भी वैलिड है, 3 प्लस j4xt भी वैलिड है, yt इज इक्वल टू, ये सब वैलिड ऑपरेशन है, ये सारे के सारे वैलिड ऑपरेशन है। 2xt में फंक्शन देखिए 2 से मल्टीप्लाइड हो गया सिंपल, j3j में क्या हो जाएगा, इसका दो पार्ट होंगे, इसका एक एम्पलीट्यूड होगा जो कि 3xt होगा, और इसका फेज भी होगा, हर टाइम t पे इसका एक फेज होगा जो कि 90 डिग्री होगा। इधर देखें सर, इसका एम्पलीट्यूड जो होगा, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, मॉड 3 प्लस j4 मॉड xt, और एंगल जो होगा वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस एंगल xt। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक एम्पलीट्यूड फंक्शन भी होगा जो कि टी के रिस्पेक्ट में प्लॉट होगा, और फेज फंक्शन भी टी के रिस्पेक्ट में प्लॉट होगा, और ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो पूरे कंट्रोल सिस्टम में आप कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जो है वो रिप्रेजेंट करते हो, ओडे प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, पोलर प्लॉट, कोई भी प्लॉट आप उठा के देख लीजिए फंक्शन, हम फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को प्लॉट करेंगे। पर मेरे कोर्स में अभी फिलहाल मैं अल्फा को रियल मान लूंगा हमेशा, फिलहाल फूरियर ट्रांसफॉर्म में अल्फा को मैं, या फूरियर सीरीज में भी ये फंक्शन को मैं कॉम्प्लेक्स मान लूंगा, वो हम देखेंगे। पर अभी फिलहाल मेरे लिए ये फंक्शन रियल है, ऑपरेशन के लिए पहली क्लास में ऑपरेशंस के लिए ये फंक्शन जो है वो प्योर रियल है, थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स नेचर का, बस आपको नेचर पता होना चाहिए। यानी कि जब भी आप पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी अल्फा को इंट्रोड्यूस करोगे तो वो हमेशा कैसा होगा, वो ऑलवेज एक रियल नंबर होगा। लेकिन अगर आप पैरेंथेसिस के बाहर
यानी एम्पलीट्यूड पे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका नेचर इन जनरल कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अगर वो रियल है इसका मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0। चलिए इतना बेसिक इंट्रोडक्शन हमने, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिग्नल है कुछ ऐसा, यह है 0, यह है 2, यह है 4, यह है 1, लेट्स से 1 नहीं 4 ले लेते हैं, चलो ताकि आपको समझ में आए। एक्स ऑफ टी एक फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, हर एक बातें यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कह दूं कि मुझे y1t बनाना है जो कि है 3xt, आप क्या कहोगे? बहुत सिंपल, आप बहुत सिंपल क्या कहोगे? आप कहोगे कि ये जो फंक्शन है इसी विड्थ पे ये 12 हो गया, राइट? इसी विड्थ पे ये जो फंक्शन है, विड्थ चेंज नहीं होगी क्योंकि हम तो ऑपरेशन जो परफॉर्म, देखो ब्रैकेट के अंदर कुछ चेंज नहीं कर रहे, ब्रैकेट के बाहर ये जो चेंज है, तो विड्थ चेंज नहीं होगी। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये गेन हो गया बाय फैक्टर ऑफ 3। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक y2t है, वो है लेट्स से -4xt, -xt लेट्स से, अब क्या हो गया -xt। अगर आप करोगे तो याद करिए जरा, कल की क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग इसके अराउंड y एक्सिस के मिरर इमेज ले रहे थे, राइट? अब हमें क्या करना है, इस सिग्नल को y एक्सिस x एक्सिस के अराउंड इसका मिरर इमेज ले लीजिए। जब आप इसका x एक्सिस के अराउंड मिरर इमेज लोगे तो ये फंक्शन ऐसा नहीं बन जाएगा, देखो जरा ध्यान से। तो ये 0, ये है 2, ये है 4 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4। ये वैल्यू हो जाएगी -4। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर ये जो फंक्शन है, ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपने इसका मिरर इमेज ले लिया। अब इसका नाम भी हम देखेंगे, पर हमने मिरर इमेज ले लिया। आगे मान लो हम कह रहे हैं कि y3t जो है वो है 1/2 ऑफ x ऑफ t, 1/2 ऑफ x ऑफ t। आप क्या करोगे? आप कुछ मत करो, सिंपल 1/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये वैल्यू हो जाएगी 2। यानी कि इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो कम हो गया, इसका एम्पलीट्यूड 4 था, इसका एम्पलीट्यूड 2 हो गया। इन तीनों का नाम हम देते हैं, बताइए जरा क्या होगा इसका नाम? सर यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इसको हम क्या कहेंगे? इसको या तो आप एम्पलीफिकेशन कह दीजिए, एम्पलीफिकेशन कह दीजिए, या फिर आप गेन कह दीजिए, एक ही बात है। इसको आप क्या बोलोगे? तो इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया तो इसको आप क्या बोलोगे? एटेन्युएशन। इसको आप क्या बोलोगे? एटेन्युएशन। और इसको आप क्या बोलोगे? सर आपने मिरर इमेज लिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस को, आप इसको क्या बोलोगे? रिफ्लेक्शन। याद रखिए इस बात को कि दो ऑपरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया अब, एक तो रिफ्लेक्शन मतलब मिरर इमेज अराउंड एक्स एक्सिस, और कल पढ़ा था रिवर्सल मिरर इमेज अराउंड वाई एक्सिस। याद है ना आपको? दो ऑपरेशन हमने यहाँ पे पढ़ लिए। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेटलाइज करता हूं। अगर मैं आपसे कह दूं कि yt इज इक्वल टू एक्स माइनस टी और yt इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी, ये दो अलग अलग बातें हैं। ये है रिवर्सल और ये है रिफ्लेक्शन, और ये है मिरर इमेज अराउंड y एक्सिस, और ये है मिरर इमेज अराउंड
एक्स एक्सिस। क्या ये बात क्लियर है? ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास y 4t ले लेते हैं, लेट्स से ये है -2xt इसी के रिस्पेक्ट में। अब क्या करो, एक बार रिफ्लेक्ट कर दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रिफ्लेक्ट कर दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब ये सिग्नल ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये वैल्यू हो जाएगी -8, क्योंकि ये वैल्यू थी 4, तो 4 में -2 मल्टीप्लाई करोगे -8। सिमिलरली अगर मैं आपसे कह दूं y 5t, और वो है लेट्स से -1/3 ऑफ x ऑफ t, -1/3 ऑफ x ऑफ t, तो क्या करोगे आप? सिंपल सिग्नल को बनाओ 0, 2, 4 और यहां पे 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसके साथ? 4 के साथ, तो ये वैल्यू हो जाएगी -4/3, है ना, -1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1। तो इसको हम क्या कहेंगे बताओ, इसका नाम क्या रखें? इसका अगर आपको नाम लिखना है तो आप क्या लिखोगे? रिफ्लेक्शन प्लस एटेन्युएशन। कम हो गई ना हाइट, इसको आप क्या कहोगे? रिफ्लेक्शन प्लस गेन, यही तो हो गया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी फंक्शन को हम या तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दो या कम कर दो, या इसका मिरर इमेज ले लो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मतलब रिफ्लेक्ट कर दो, फिर या तो रिफ्लेक्ट करके गेन कर दो या तो रिफ्लेक्ट करके एटेन्युएशन कर दो ना। ये ऑपरेशन हम बेसिकली वाई एक्सिस पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, क्या आप क्या इनकी जनरल एप्लीकेशन बता सकते हो? कहां है आपने कहीं देखा है? इसको जरा ध्यान से देखो जरा, इसको -2 ऑफ x ऑफ t। याद करो ये कॉमन एमिटर का गेन नहीं है, कॉमन एमिटर का गेन जरा याद करो, VO इज इक्वल टू -8 टाइम्स Vin। क्या याद है आपको? -8 टाइम्स Vin का मतलब क्या है कि मतलब Vin पे ए का मल्टीप्लिकेशन तो होगा, साथ ही साथ फेज शिफ्ट भी होगा। तो ये बेसिक कॉमन एमिटर का एप्लीकेशन ही तो है। इसको देखो जरा, ये तो कोई भी जनरल एम्पलीफायर, अब ओपैम्प को आप ले लो, ओपैम्प VO इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। याद है आपको? डिफरेंशियल एम्पलीफायर का गेन आपको प्रोवाइड करता है ओपैम्प। तो ये सिंपल एक एम्पलीफायर है जो कि आपको ये काम करके दे रहा है। अच्छा, इसको आप बता सकते हो? हाँ, ये तो ये जनरल सिग्नल है सर। ये देखो ध्यान से, अगर मैं ये सिग्नल ले लूं, सॉरी ये सर्किट ले लूं, ये है R, ये भी है R, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस, तो VO इज इक्वल टू R, और मान लो यहाँ पे VI है, यहाँ पे VO है, तो VO इज इक्वल टू R इंटू VI बाय R प्लस R, मतलब VO इज इक्वल टू हाफ ऑफ VI। एक जनरल एटेन्यूएटर आप इस तरीके से बना सकते हो। अगर आप R की वैल्यू को चेंज कर दो तो एटेन्यूएशन फैक्टर भी चेंज हो जाएगा। तो जरा माइनस कैसे आएगा यहाँ पे? अगर मैं पोलैरिटी ऐसे ले रहा हूं तो ठीक है, अगर मैं पोलैरिटी उल्टा ले लूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या आपको क्लियर है ये बात? तो हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली हर ऑपरेशन के लिए वाई एक्सिस के आपके पास एक जनरल डेडिकेटेड सर्किट है। कहां पे? एनालॉग में, नेटवर्क में, कहीं पे भी। यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हर वाई एक्सिस ऑपरेशंस के लिए एक कोई ना एक सर्किट है। उल्टा सोचिए, सिग्नल का एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो कहां पे? एनालॉग या नेटवर्क पे। इस तरीके से आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। बात क्लियर है आपको? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी आप मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट करते हो, ये सारे के लिए डेडिकेटेड सर्किट आप जो है वो डिफाइन करते हो कहां पे? एनालॉग। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा ये मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट। क्या ये ही एक तरीका जिसके थ्रू हम एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं? एक दूसरा तरीका भी है, बहुत ध्यान देखिए प्लीज।
सर एक दूसरा तरीका है जिसको हम कहते हैं क्लैंपिंग। अगर आपको याद हो तो हमारे पास है लेट्स से वाई टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस माइनस ऑफ के। सपोज एक जनरल फॉर्मेट लेते हैं, आपको याद होगा इसका एप्लीकेशन अगर मुझे बनाना हो तो सिंपल एक डायोड सर्किट लगा के एक कैपेसिटर से पास कर दूंगा तो ये काम हो जाएगा। याद करिए जरा, एनालॉग में आप लोग पढ़ोगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो के है, के फिर से जनरल नेचर का हो सकता है, लेकिन मैं अभी यहां पे फिलहाल के को कांस्टेंट लेके चल रहा हूं, एक रियल कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं क्लैंपिंग। सिग्नल के डीसी लेवल को ऊपर कर देना। सिग्नल इस लेवल पे है तो इस लेवल से इस लेवल तक पहुंच जाओ, या इस लेवल पे है वो तो इस लेवल पे पहुंच जाओ। तो जो पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव है इसको हम कहेंगे अप क्लैंपिंग, और इसको हम कहेंगे डाउन क्लैंपिंग। तो इसको हम कहेंगे अप क्लैंपिंग और इसको हम कहेंगे डाउन क्लैंपिंग। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये सिग्नल के डीसी लेवल को हम चेंज करते हैं। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लो मेरे पास एक सिग्नल है, लेट्स से बाई टी इज इक्वल टू लेट्स से एक्स ऑफ टी प्लस 2, और एक्स ऑफ टी गिवन है आपको। एक्स ऑफ टी जो है वो गिवन है 2 cos 2t। बहुत ध्यान समझना प्लीज। सबसे पहले 2 cos 2t को प्लॉट करेंगे। 2 cos 2t को अगर आप प्लॉट करोगे तो देखो 2 cos 2t कैसा होगा। कुछ ऐसा फंक्शन होगा। 2 cos 2t ऐसा फंक्शन होगा, यहां पे 2 होगा, यहां पे वैल्यू कितनी होगी -2, राइट। ये कैसा फंक्शन होगा, t के रिस्पेक्ट में। t के रिस्पेक्ट में ये फंक्शन 2 cos 2t है। अगर मैं आपसे कह दूं कि x ऑफ t प्लस 2 करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्नल को उठाइए इसका और ऐसे खींच दीजिए। ये जो 2 है, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 0। अगर मुझे सिग्नल को प्लॉट करना पड़े, मुझे बताओ जरा सिग्नल का प्लॉट कैसा होगा। देखो ध्यान से, ऐसे ही होगा। और ये इसकी एक्सेस होगी। यहां पे मान लेते हैं हम y एक्सेस है, चलो इसी को मान लेते हैं y एक्सेस है, और ये वैल्यू है 4 और ये वैल्यू है 0। तो इस सिग्नल को हमने क्लैंप कर दिया बाय द फैक्टर ऑफ 2, और इसको हम क्या कहेंगे, ये जो है वो अप क्लैंपिंग है। तो ये एग्जांपल है अप क्लैंपिंग का। ये एग्जांपल है अप क्लैंपिंग का। बहुत सिंपली हमने अप क्लैंप कर दिया। अब बहुत ध्यान से इसके विड्थ पे जरा गौर करना। विड्थ कितनी है इसकी, इन्फिनिटी, इसकी भी विड्थ इन्फिनिटी, में कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन मैं एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, बहुत ध्यान समझना। मान लो आपसे कह दूं कि मेरे पास फिर से वाई टी एक्स ऑफ टी प्लस 2 है, पर इस बार जो मेरा एक्स ऑफ टी है ये कुछ ऐसा फंक्शन है, -3 से लेकर 3 तक वैल्यू है 2। अब जरा सोच के देखो कि एग्जैक्टली इससे प्लॉट क्या बनेगा। सोचना जरा, इससे प्लॉट क्या बनेगा। हेलो सर, अगर मैं बात करूं इस फंक्शन की, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो बहुत ध्यान समझना प्लीज। ये फंक्शन है 2, और आपको इन दोनों का
एडिशन परफॉर्म करना है। तो देखो -3 से पहले 0 है, 0 + 2 2 हो जाएगा, 3 के बाद 0 है, 0 + 2 2 होगा, लेकिन -3 से लेकर 3 तक ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 2, और ये वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये जो फंक्शन बनेगा, आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा फंक्शन बनेगा? हेलो, ये वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू जो होगी, ये होगी -3, ये होगी 3, ये वैल्यू हो जाएगी 4, और यहां पे भी वैल्यू होगी 2। अब यहां पे दो बातें बहुत अच्छे से समझना प्लीज। मुझे पहली बात ये बताओ कि सिग्नल की विड्थ कितनी हो गई? क्या सिग्नल की विड्थ अभी भी 6 है? इसकी विड्थ कितनी है? 6। क्या सिग्नल की विड्थ अभी भी 6 है? नहीं, सिग्नल की विड्थ तो चेंज हो गई। अब तो सिग्नल की विड्थ कितनी है? -1 से लेकर +1 तक है। ऐसा क्यों हुआ, सोचो जरा। दूसरी बात यह है कि ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि आपका जो क्लैंपिंग फैक्टर था, ये क्लैंपिंग फैक्टर की विड्थ आइडियली इन्फिनिटी थी। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। रीजन कि इस जगह पे जो फंक्शन है, इस फंक्शन का की भी विड्थ इन्फिनिटी थी, 2 भी आपका इनफाइनाइट सिग्नल है, कुछ ऐसा वाला। तो आपने दोनों को ऐड अप कर दिया तो फंक्शन आपको इनफाइनाइट ड्यूरेशन का ही मिला। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इस जगह पे जो फंक्शन है वो फाइनाइट ड्यूरेशन का फंक्शन है और ये इनफाइनाइट ड्यूरेशन का फंक्शन है, तो रिजल्ट भी इनफाइनाइट ड्यूरेशन तक जाएगा। अब दो तरीके से आप इसकी विड्थ को 6 कर सकते हैं। या तो आप क्लैंपिंग फैक्टर इतना ही रखें जितना ये है, उतना ही रखो जितना ये है, ओके, उतना ही रखो जितना ये है, और आप इस तरीके से दोनों को आप ऐड अप कर दो, या फिर आप फाइनल रिजल्ट को ट्रंकेट कर दो विद इन द लिमिट -3 से लेकर 3। लेकिन ये दोनों चीजें आपके एप्लीकेशन पे डिपेंड करती हैं। इसलिए अगर आप इस बात को सीरियसली लेना चाहते हो कि वाई एक्सिस ऑपरेशन पे करने से एक्स एक्सिस के पॉइंट को चेंज नहीं करना चाहिए, तब तो आप इसको ट्रंकेट कर दो विद इन द लिमिट -3 से लेकर 3 तक। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आप केवल आप इसकी बिट को इनफाइनाइट यूज कर लो, क्या दिक्कत है? बात समझ में आ रही है आपको? तो फाइनाइट ड्यूरेशन क्लैंपिंग में ये प्रॉब्लम आएगी कि इसकी विड्थ भी चेंज होगी। तो अगर आप विड्थ को कांस्टेंट करना चाहते हो तो आपको क्लैंपिंग फैक्टर को भी उतना ही रखना पड़ेगा जितना आपका ओरिजिनल सिग्नल का विड्थ है। क्या ये बातें क्लियर हुई? बताना प्लीज एक बार, ये बातें क्लियर हुई? कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना। तो दो टाइप के क्लैंपिंग हम लोगों ने पढ़े। एक था हमारा फाइनाइट ड्यूरेशन क्लैंपिंग, इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट ड्यूरेशन क्लैंपिंग। मैं लिख नहीं रहा हूं, कुछ ऐसा अलग से कोई क्लैंपर सर्किट हम बनाते नहीं ये वाले सर्किट को कि ये फाइनाइट ड्यूरेशन करेगा, ये इनफाइनाइट ड्यूरेशन करेगा। ये डिपेंड करेगा कि Vin हम कैसा आउटपुट चाहते हैं। तो अगर हम ट्रंकेट करना चाहते हैं तो एक बेसिक गेट फंक्शन से मल्टीप्लाई करके हम इसकी बिट को कम कर सकते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है एप्लीकेशंस पे, किस तरह के एप्लीकेशंस आप चाहते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि एक्स एक्सिस करने से वाई एक्सिस को चेंज नहीं होना चाहिए, और वाई एक्सिस को के ऑपरेशन को करने से एक्स एक्सिस के ऑपरेशन को चेंज नहीं होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? ये बातें आपको हमेशा याद रखनी। तो इतना जो था हम लोगों ने सीटीएस के लिए पढ़ा। अब यही चीज हमें डीटीएस के लिए पढ़नी है, पर डीटीएस के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेट करूंगा। वाई एक्सिस मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वाई एक्सिस हम देखेंगे जैसे जैसा हमारा एप्लीकेशन पार्ट आता जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक्स एक्सिस ऑपरेशन ऑन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको करवाया था कि हमारे पास एक फंक्शन था xt, इसको हमने सैंपल किया था और हमें मिल गया था, और इसके बाद जब हमने इसे नॉर्मलाइज किया तो ये एक्शन। यहां पे एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो थी n बिलोंग्स टू इंटीजर। याद है आपको?
ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको हमेशा याद रखना डिस्क्रीट टाइम के लिए। टीएस कुछ भी हो सकता है, सैंपलिंग इंटरवल कुछ भी हो सकता है, 0.25, 0.3, पर हमेशा हमें उसकी इंटीजर सैंपलिंग ही करनी है। 0.25, 0.35, 0.45 की इंटीजर सैंपलिंग, मतलब टीएस की इंटीजर सैंपलिंग। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं ये कह दूं कि मेरे पास एक डिस्क्रीट टाइम है, लेट्स से एक्शन, और एक्शन जो है वो है 1, 4, 3, 2 और 5। ध्यान दीजिएगा, एक्शन जो है वो है 1, 4, 3, 2, 5। और अगर आपसे कोई कहे कि बताओ जरा एक्स ऑफ 2/3 क्या है, तो आप कहोगे कि दो तरीके से, या तो नॉट डिफाइंड या तो 0। आप कह दोगे सर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, या तो फिर इसकी वैल्यू कितनी है 0, सिंपली हम 0 कह देते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि एक्स ऑफ -1/3 कितना है, तो ये वैल्यू है 0। यानी कि n जो है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, इंटीजर। इस फंक्शन को अगर आप प्लॉट करोगे तो ये है वैल्यू 0, ये है वैल्यू 1, ये है वैल्यू 2, ये है वैल्यू 3, ये है वैल्यू 4, ये है वैल्यू -1, ये है वैल्यू -2, ये है वैल्यू -3, तो ये है वैल्यू -4। तो अगर आप इसे प्लॉट करना चाहो तो आप प्लॉट कर सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यू है 3, ये है 3, फिर ये है वैल्यू 2, तो ये है 2, फिर ये है वैल्यू 5, फिर ये है 5, फिर ये है वैल्यू 4, तो ये है वैल्यू 4, और इसके बाद वैल्यू है 1, तो ये है 1। इस तरीके से आप प्लॉट करते हो। तो इस फंक्शन को अब हमें शिफ्ट करना है, स्केल करना है, रिवर्स करना है, ये सारी चीजें हमें परफॉर्म करनी है। बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज। इसे क्लियर है क्या? इसकी शिफ्टिंग, स्केलिंग, रिवर्सल, सॉरी एक्सक्यूज मी, क्या इसकी शिफ्टिंग, स्केलिंग और रिवर्सल एग्जैक्टली सेम है जैसा कि हम जो है वो देखते आ रहे हैं, जो हम करते आ रहे हैं? ध्यान से समझते हैं, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम शिफ्टिंग की बात करें तो हमारे पास एक फंक्शन है, लेट्स से एक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, वही सेम एग्जाम्पल, मान लो 2, -4, -3, 6, 7, 9, यहां पे है n = 0। अब आप इसका ग्राफिकल इमेज अपने दिमाग में सोचो। आपको ग्राफ यहां पे यूज नहीं करने का, इस टाइम पास नहीं करना है, वो काम करना है जो काम इंपॉर्टेंट है। सोचो कि सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्मेट क्या होगा? yn = x ऑफ n ± ऑफ अल्फा। एग्जैक्टली वही फॉर्मेट जैसा फॉर्मेट हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। क्या अंतर था प्रीवियस क्लास में? अगर आप प्रीवियस क्लास में देखें तो हमारे पास x ऑफ t ± ऑफ अल्फा था, ये था yt। लेकिन अल्फा यहां पर रियल नंबर था। अब जरा सोच के बताओ मुझे कि अल्फा अगर ये रियल नंबर था तो क्या यहां पे भी अल्फा रियल नंबर होगा? तब क्या आपसे कह दूं मैं कि x ऑफ t ± ऑफ 3 या x ऑफ t ± ऑफ 3/2 या x ऑफ t ± ऑफ 7/5 या x ऑफ t ± ऑफ 8/4, इनमें से कौन सा ऑपरेशन वैलिड है? यहां पे मुझे एक बताओ, क्या ये ऑपरेशन वैलिड है? t ± 3/2 1.5 से शिफ्ट करना। सर अगर 1.5 से शिफ्ट करोगे इसका मतलब हर सैंपल जो होगा वो नॉन इंटीजर जगह पे चला जाएगा। और अभी भी मैंने आपको बताया कि आपका जो सिग्नल होना चाहिए वो उसकी इंटीजर वैल्यू ही डिफाइन होनी चाहिए। नॉन इंटीजर वैल्यू क्या है? 0। कहने का मतलब ये हुआ कि गाइस ये वाला ऑपरेशन बिल्कुल पॉसिबल नहीं। क्या ये वाला? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
क्या ये वाला बिल्कुल पॉसिबल नहीं है? क्या ये वाला बिल्कुल पॉसिबल नहीं है? हाँ, ये वाला बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अरे लाल लालियों, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो इसको। अरे ये इंटीजर ही है 8/4, ये बिल्कुल पॉसिबल है भाई, में क्या दिक्कत है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। प्लस माइनस ऑफ 8/4 मतलब 2 हुआ ना, वो तो इंटीजर मिल गया ना आपको, ध्यान से देखना प्लीज। तो हमें इंटीजर शिफ्टिंग जो है टी, सॉरी नॉट पी, हर जगह टी कर दिया मैंने ना, नॉट टी, सॉरी टी नहीं है, एन 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 डिस्क्रीट टाइम में, बेसिकली कंटिन्यूस टाइम में, कंटिन्यूस टाइम में तो पॉसिबल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सब पॉसिबल था उस टाइम पे, सॉरी। अब हमें इसको शिफ्टिंग जो है वो परफॉर्म करनी। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास एक एक्शन है, यही सेम एग्जांपल लेते हैं, 2 - 4 -3 6 7 9। और यहां पे है लेट्स से, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना है yn, जो कि है x ऑफ n प्लस 1, सोचो x ऑफ n प्लस 1 मतलब इस फंक्शन को 1 से लेफ्ट शिफ्ट करना है। ये कौन कितनी वैल्यू है? n इज इक्वल टू 0, 1 से लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो आप ध्यान से इसका ग्राफिकल पार्ट इमेजिन करो। तो 1 से लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है इसको 1 से इस साइड लेके जाना है, इस साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ग्राफ बनाने की जरूरत है। अगर 1 से ये फंक्शन इधर जा रहा है, इसका मतलब एरो 1 से इधर जा रहा है, यही हुआ ना इसका मतलब। अगर ये फंक्शन 1 से इधर जा रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि एरो 1 से इधर जा रहा है, राइट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या हम इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते? ये हो जाएगा 2 - 4 - 3 6 7 9, बस एरो जो है, देखो जब आप एरो को इधर लेके जाओगे तो ये एरो इस साइड मूव करता जाएगा, पूरे फंक्शन को इधर लेके जाओगे तो एरो जो होगा वो इधर मूव करता जाएगा। तो जो वैल्यू अब यहाँ पे n = 0 पे है, तो ये वैल्यू कहां पे होगी बताओ? ये होगी n = -1 पे। और याद करिए जरा, यही तो करते थे जब हम लेफ्ट शिफ्ट करते थे, तो फंक्शन को के पॉइंट्स को सबट्रैक्ट कर देते थे। 0 पे यहाँ पे -1 हो गया, कल भी यही किया था, आज भी यही। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन को हमें अगर लेफ्ट शिफ्ट करना है तो फंक्शन को हम एरो को हमें राइट की ओर मूव करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे x ऑफ n प्लस 4 चाहिए तो क्या करूं? मतलब 4 से मुझे एरो को राइट की ओर मूव करना है। 4 1 2 3 तक तो समझ में आ रही बात। चौथा क्या होगा? आगे ब्रैकेट लगा हुआ है गाइस, मैंने आपसे कहा भी था, देखो इस फंक्शन को प्लॉट करके देखा था, इसके बाद अब क्या है? 0 है। तो 0 तो आपके लिए अवेलेबल है बिल्कुल, इस साइड भी और उस साइड भी, अब बिल्कुल 0 ले सकते हो। तो ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा 2, -4, -3, 6, 7, 9, और 0। ऐसे ही होगा 2 - 4 - 3 6 7 9 और 0। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन अब राइट की ओर क्या हो गया? शिफ्ट हो गया है। ये फंक्शन जो है वो राइट की ओर शिफ्ट हो गया, सॉरी लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक पॉइंट लिखता हूं यहां पर, ध्यान दीजिएगा, टू लेफ्ट शिफ्ट मूव एरो by towards
right by alpha m out. Move arrow towards right by alpha m out. सिंपल है ना, बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास है एक्सन जो कि है 1, 4, 3, 2, 5। ध्यान देना, मान लो मेरे पास एक एक्शन है जो कि है 1, 4, 3, 2, 5। तो अगर कोई आपसे कह दे कि मेरे पास एक एक्शन -3 करना है, y इज इक्वल टू, कर सकते हो बिल्कुल। इस बार क्या करना है, फंक्शन को धक्का देना है 3 से, 3 से धक्का देना है। तो जब आप धक्का दोगे तो ये एरो किधर जाएगा, ये एरो किधर जाएगा, ये कहां से आ गया, हाँ ये एरो किधर जाएगा, ये एरो लेफ्ट की ओर शिफ्ट होगा गाइस, ये एरो लेफ्ट की ओर शिफ्ट होगा। कितने अमाउंट से, 3 अमाउंट से। तो यहाँ पे कितना अमाउंट है, यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं, तो तीसरी वैल्यू क्या होगी, 0। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 0, 1, 4, 3, 2, 5। ये ऐसा आप ऐसे ही कहोगे, यस और नो, यही आप कहोगे। तो 0, 1, 4, 3, 2, 5 ये एक फंक्शन बन जाएगा। आप अगर n-5 भी करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 0 और आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूं, टू राइट शिफ्ट मूव एरो टूवर्ड्स लेफ्ट बाय अल्फा। बहुत इंपॉर्टेंट, टू राइट शिफ्ट मूव एरो टूवर्ड्स लेफ्ट बाय अल्फा। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। राइट लेफ्ट शिफ्ट के लिए एरो को राइट की ओर मूव करते हैं, उल्टा लेफ्ट शिफ्ट करना है तो एरो को राइट की ओर मूव कर दो, जितने अमाउंट से आपको करना है। अगर आपको राइट शिफ्ट करना है तो एरो को लेफ्ट शिफ्ट कर दो, जितने अमाउंट से जितना आपको अल्फा यूज करना है। चलिए बिल्कुल, अब हम बात करते हैं टाइम स्केलिंग। तो मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ पे टाइम स्केलिंग उससे अलग है। टाइम शिफ्टिंग में क्या अलग था, अल्फा अलग था। अल्फा जो था वो इंटीजर वैल्यू ही लेगा, नॉन इंटीजर वैल्यू नहीं लेगा, क्योंकि फंक्शन जो है वो आपका कैसा है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। टाइम स्केलिंग, सच क्या फॉर्मेट में कोई अंतर है। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है एक्सन 1, 4, 3, 2, 7, 9। ध्यान दीजिएगा प्लीज। चलो मैं आपसे कह दूं, मैं फॉर्मेट इसका क्या होगा, सबसे पहले फॉर्मेट इसका बना लेते हैं। इसका जो फॉर्मेट होगा, मान लो मैं कह रहा हूं कि yn जो है वो है x ऑफ अल्फा n। फिर से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे प्लीज इसको पहले, इसके बाद इसका जनरल जो भी रूल होगा वो लिखेंगे। yn इज इक्वल टू x अल्फा n। मान लो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं 1, yn इज इक्वल टू, मुझे x ऑफ 2n करना है। इस पर ध्यान से पहले समझो, yn इज इक्वल टू x 2n करना है, ठीक है, x 2n करना है। चलो करें, सबसे पहले मैं y0 करता हूं, n की वैल्यू 0 पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा x0। आपको पता है कि ये 0 सैंपल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया 3। y1 करूंगा तो ये हो गया x2, x2 ये है 1, ये है 2, लिख देगा एक बार। ये है n इज इक्वल टू 1, ये है n इज इक्वल टू 2, ये है n इज इक्वल टू 3, ये है n इज इक्वल टू 4, सॉरी -1, ये है n इज इक्वल टू -2। करो y1 is x2 मींस 7,
इसके बाद y2 इज x4, ये कितना हो गया? x4 तो कुछ नहीं है, 0 भाई, 3 तक है ना ये तो, ठीक। y -1 x -2, n की जगह पे -1 पुट करो, x -2 कितना हो गया? 1। अच्छा, y -2 क्या हो जाएगा? x -4, ये तो दिख ही रहा है आपको 0 है, केवल सैंपल ही -2 तक है, आगे करने का कोई मतलब नहीं है, सब 0 ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो वाइयल सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा बताओ? ये बनेगा मुझे 0 1, फिर बनेगा 3, फिर बनेगा 7 और इसके बाद मिलेगा 0। ध्यान देना प्लीज, यही हुआ ना 1 3 7 0, यही मिलेगा 0 1 3 7 0। अब जरा सोचो बहुत ध्यान से, क्या इसकी विड्थ कम हुई? बिल्कुल इसकी विड्थ कम हो गई। अब इसके पास 3 सैंपल्स है, अब इसके पास 3 सैंपल्स है, पहले इसके पास कितने सैंपल थे? 1 2 3 4 5 6, अभी इसके पास टोटल 3 सैंपल्स है। विड्थ के बारे में बात करेंगे हम आज क्लास में, ध्यान दीजिएगा। अब इसके पास 3 सैंपल्स है, विड्थ तो कम, सर क्या ये 0 विड्थ काउंट करेगा? नहीं सर, क्योंकि अगर 0 का विड्थ काउंट करेगा तो आगे इनफाइनाइट जीरोस है, वो सबको भी आपको काउंट करना पड़ेगा। 0 का मतलब यहाँ पे सैंपल स्टॉप हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी विड्थ तो कम हो गई, लेकिन आपने विड्थ कैसे कम की? आपने क्या किया बेसिकली, अगर आप देख रहे हो तो आपने क्या किया सर, आपने इस वाले सैंपल को इस वाले सैंपल को आपने पिक्चर से ही गायब कर दिया। देखो 1 3 7 है बस, केवल आपने सैंपल की डिलीटिंग कर दी, जिससे कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो आपका एक विड्थ कम वाला फंक्शन बन गया, लिमिटेड विड्थ वाला फंक्शन बना, बैंड लिमिट फंक्शन, सॉरी टाइम लिमिट फंक्शन बन गया। ये सब, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेसिमेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेसिमेशन। तो क्या सर हर बार डेसिमेशन ऐसे ही करना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं करना है सर। देखो जरा क्या क्या पूछा था आपसे, 2n x2n, x2n कैसे निकलेगा? कुछ मत करो सर, यहां से सेकंड सैंपल उठा लो, सेकंड सैंपल, तो देखो जरा सेकंड सैंपल उठाओ, ये हो गया सेकंड सैंपल, इसके बाद 0 हो जाएगा। यहां सेकंड सैंपल उठाओ, सेकंड सैंपल इसके बाद 0 हो जाएगा। तो अगर मैं एग्जांपल दूं आपसे कि लेट्स से एक्शन जो है वो है, मान लो ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा 0 1 -1 5 7 9, बस, और मेरा ये यहां पे एरो। सोचो, और मैं आपसे कह दूं कि मुझे एक वाइयल सिग्नल बनाना है जो कि है x(4n), तो क्या आप डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हो, डायरेक्टली सॉरी नंबर बता सकते हो कि x(4n) क्या होगा? सिंपल, यहां से उठाओ और फोर्थ सैंपल लेना है, फोर्थ सैंपल लेते हैं, तो फोर्थ सैंपल यहां से करो। सर ये 1 2 3 छोड़ा, फोर्थ ये हो गया, तो इसके आगे फोर्थ 0 है, इसके आगे फोर्थ 0, यहां से 1 2 3 छोड़ा, 1 2 3 छोड़ा, चौथा लिया, फिर 1 2 3 छोड़ा, चौथा लिया, 0 हो गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बताओ? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, फिर D, फिर 0, फिर 7, फिर 0। चलो इसकी विड्थ पे बात करते हैं। मुझे एक चीज बताओ, क्या इसकी विड्थ कितनी होगी? मतलब एरो यहां पे, विड्थ पे बात करेंगे इसके विड्थ कितनी होगी? क्या ये 0 वाला सैंपल काउंट होगा? हाँ, क्योंकि अगर आप सोचो तो ये सैंपल कैसा है, 0
ये है 7 और ये है -1 पे D, इसके बाद सब 0 है, इसके बाद सब 0। तो ये दो सैंपल्स के बीच में 0 है, इसलिए ये विड्थ में काउंट होगा। लेकिन क्योंकि इसके आगे सब 0 है, तो वो विड्थ में क्यों काउंट होगा? इसकी विड्थ कहां से कहां तक होगी? -1 से लेकर 1 तक होगी। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एग्जाम्पल लेते हैं। और अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास है x ऑफ n इज इक्वल टू 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 और एरो है मेरी यहां पे। सोचो, अब ध्यान से देखना प्लीज। टेल मी विड्थ, फाइंड विड्थ। इसकी विड्थ देखते हैं एक बार। अब मुझे एक चीज बताओ, विड्थ जो है इसमें कहां से कौन से वाले जीरो जो होंगे वो काउंट होंगे? एक बात तो साफ साफ दिख रही है, एक बात तो साफ साफ दिख रही है कि यहां पे देखो जरा, ये जीरो तो काउंट होना ही है, ये 100% काउंट होंगे क्योंकि ये दो फाइनाइट सैंपल्स के बीच में है, दो फाइनाइट सैंपल्स के बीच में है, इसलिए ये दोनों जीरो काउंट होंगे। क्या ये जीरो काउंट होगा? तो इसके बाद तो ट्रेल ऑफ जीरोस है, क्या ये जीरो काउंट होगा? क्या ये जीरो काउंट होगा? नहीं, क्योंकि इसके बाद तो ट्रेल ऑफ जीरो। तो सही, एरो क्या करे? एरो केवल और केवल इतना बता रहा है कि सैंपल यहां से स्टार्ट हुआ है, दैट्स इट। यानी कि n इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 है, फिर ये है -1, फिर ये है -2, ये है -3, ये है -4, ये है -5, ये है -6, इसके आगे सब 0, -7 पे 0, -8 पे 0, -9 पे 0, सब 0। तो अगर आप किसी विड्थ को काउंट करना है तो आप कहां से कहां तक विड्थ देखोगे? -2 से लेके -6 तक इसकी विड्थ है, क्योंकि इसके आगे सब 0 है, इसके आगे सब 0 है। बस आप एरो को आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। अगर आप एरो को यहां पे प्लेस करें तो 0 सैंपल बन जाता है। एरो ओनली शोज 0th सैंपल। तो इसकी विड्थ को काउंट करना है तो मैं कितनी विड्थ करूं? 1 2 3 4 5 इसकी विड्थ है। या फिर अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो कहां से कहां तक? याद करिए, मैंने अभी बताया था -2 माइनस ऑफ -6 कितना हो गया बताओ? +1। +1 आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 0th सैंपल को शो कर रहा है, क्योंकि 0th सैंपल्स भी हमें सिग्निफाई करना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 0th सैंपल काउंट होगा, मैं ये नहीं कह रहा, जैसे कि आप कंफ्यूज मत होना, देखो ध्यान से, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। यहां पे है 0, यहां पे है 1, यहां पे है 2, यहां पे है 3, यहां पे है -1, यहां पे है -2, इस जगह पे लेट्स से 2 है, इस जगह पे लेट्स से 1 है, इस जगह पे लेट्स से 2 है, इस जगह पे लेट्स से -1 है, इस जगह पे लेट्स से -3। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी विड्थ बताओ तो विड्थ कितनी होगी? तो सर क्या 3 के बाद काउंट होगा? 3 और 3 के बाद काउंट होगा? नहीं सर, कहां तक काउंट होगा मुझे बताना जरा प्लीज, कहां से कहां तक काउंट होगा? यहां से यहां तक काउंट होगा, ये इतना। तो मुझे एक चीज बताओ, कैसे लिखूंगा? 2 1 0 -1 -2। तो कितने सैंपल्स है विड्थ इसके? 1 2 3 4 5 फाइनल सैंपल्स, विड्थ होगी 5, विड्थ होगी 5। तो मुझे एक चीज बताओ, फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस ऑफ -2 +1, ये हो गया 5। यानी अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1, ये इसकी विड्थ का फॉर्मूला होता है, विड्थ। अच्छा, पहला एग्जांपल। और एग्जांपल देखो जरा। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास है लेट्स से 0, ये है -1, ये है -2, ये है +1, ये है -3, ये है -4 और ये है -5। अब मान लो यहां पे एक सिग्नल ये है 3, ये है 1 और ये है 2। हाँ, अब बताना मुझे, ये इसकी बाउंड्री बना दो। ये है एग्जांपल नंबर 1, ये है एग्जांपल नंबर 2। मुझे इसकी विड्थ बताओ प्लीज, विड्थ बताओ जरा इसकी। विड्थ कैसे निकालोगे आप? सर विड्थ नंबर ऑफ फाइनाइट सैंपल्स।
कितने सैंपल्स हैं यहाँ पे? 3। तो विड्थ इसकी 3 होनी चाहिए, सिंपल सी बात। ये सब काउंट नहीं होंगे, ये सब काउंट नहीं होगा। तो यहां से यहां तक फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाऊं? -3 माइनस ऑफ -5 अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड। तो सिर्फ इतना करके छोड़ दोगे तो 2 ही आएगा बस। ये कितना हो जाएगा? +1। तो डिस्क्रीट कंटीन्यूअस टाइम में ये हम +1 नहीं करते थे क्योंकि पूरा फंक्शन कंटिन्यूम में था। ये +1 इस बात को शो कर रहा है कि 0 पे भी सैंपल हो सकता था। तो डिस्क्रीट टाइम में +1 आपको ऐड करना मैंडेटरी। तो ये कितना हो जाएगा? विड्थ कितनी हो जाएगी बताओ? 3। अभी भी विड्थ आ जाएगी 3। तो विड्थ का मतलब ये हो गया, मैं एक बार लिख देता हूं यहां पे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विड्थ का मतलब ये हो गया यहां पे नंबर ऑफ फाइनाइट सैंपल्स। होप कि आपको ये चीजें क्लियर। एक लास्ट एग्जांपल के फॉर्म में मैं ले लेता हूं, एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल चलो यहीं पे ले लेते हैं। मान लो मेरे पास है 0 1 0 0 0 0 0 और मेरा एरो है यहां पे। जरा इसकी बिट बताना प्लीज। ये एक एग्जांपल और है क्योंकि इसके बाद से अलग होगा। हाँ 0 1 0 0 0 0 0 0 इसकी बिट बताना प्लीज। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखो प्लीज, ये 0 सैंपल है, ये -1 सैंपल है, ये -2 है। ध्यान समझना प्लीज। इसकी विड्थ अगर मुझे निकालनी है, केवल -1 पे है सैंपल, तो क्या होगा? -2 पे, सॉरी -2 माइनस ऑफ -2 अगर कर दोगे तो विड्थ तो 0 हो जाएगी ना। अगर आप +1 नहीं ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? +1 मतलब 1। एक ही सैंपल से जो यहाँ पे यूनिक है। समझ में आ रही है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरो? केवल एरो क्या ये शो करता है कि फंक्शन मेरा यहां से स्टार्ट हुआ है। और विड्थ का मतलब नंबर ऑफ फाइनाइट सैंपल्स। तो विड्थ का के लिए हम फार्मूला जो लगाते हैं डिस्क्रीट टाइम में वो होता है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1। होप कि आपको ये चीजें क्लियर है। आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर मैं आपसे कह दूं कि मान लो मेरे पास एक एक्शन है जो कि है 1, 4, 3, 2, 5। रिवर्सल पढ़ने से पहले एक बार और देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक लेट्स से एक्शन है 1, 4, 3, 2, 5, समझिएगा प्लीज। मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे yn बनाना है x of n/3, n/3, फिर हम रिवर्सल करेंगे इसके बाद। x of n/3 मुझे बनाना है। सोचो, तब ये मत कह देना गाइस कि ये इनवैलिड ऑपरेशन है। तब प्लस के साथ अगर 1/3 होता तो वो इनवैलिड था। ऑफिशियल तो नॉन इंटीजर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऑपरेशन वैलिड है, ये अभी करके आपको बताऊंगा। देखो y0 से स्टार्ट करो। y0 क्या होगा? x0 जो कि 0, सॉरी यहां पे 3। अच्छा y1 बताओ, ये है x1/3। x1/3 क्या है? ये 0 है क्योंकि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2। अच्छा ठीक है, y2 बताओ जरा। ये है x2/3, ये भी नहीं है, 0। अच्छा y3 बताओ, ये है x3/3। अब ये हो गया x1 जो कि है कितना? 2। y2 बताओ, y4 बताओ, x of 4/3, 0। y5 बताना, x of 5/3, 0। y6 बताओ, x of 6/3, x of 2, 2। y7 बताना, x of 7/3, 0। y8 बताओ, x of 8/3, 0।
y9 बताना, x ऑफ 9/3 ये फाइनाइट होगा। ये पॉजिटिव साइड पे इस तरीके से आपको मिलेगा। सेम निगेटिव साइड पे भी सोचना जरा, निगेटिव साइड पे भी -1/3 -2/3 -3/3 -1/3 -2/3, ये नहीं होगा, सीधे -3/3 होगा 4, यानी बीच में 2 जीरोस आएंगे। यानी अगर आप इसको देखो तो आपको जो yn बन रहा है वो ऐसे नहीं बन रहा है। देखो यार ध्यान से सोचो जरा, मैं पहले पॉजिटिव लिख रहा हूं तो 3 फिर 0 फिर 0 फिर 2 फिर 0 फिर 0 5। निगेटिव भी लिखूंगा तो क्या होगा सर, 2 0 फिर 4 फिर 2 0 फिर 1 और यहां पे आप करके देखना। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, निगेटिव जाना जरा, -1/3 0 -2/3 0 -3/3 मतलब -1 4 -4/3 0 -5/3 0 -6/3 मतलब -2 मतलब हेलो जाएगी। क्या ये बातें क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक चीज बताओ, इसकी विड्थ कहां से कहां तक है? -2 से लेकर 2 तक। इसकी विड्थ बताना जरा। ये है 0, ये है -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गया -6, और ये है 0 1 2 3 4 5। चेक करना प्लीज, -1 -2 -3 -4 -5 -6 0 1 2 3 4 5 6 होगा सर। कोई पॉइंट छोड़ तो नहीं रहा हूं ना? 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, इसकी विड्थ कितनी थी यहां पे? पहले 5, इसकी विड्थ थी 5। 2 सैंपल इधर है, 2 सैंपल इधर है, बिल्कुल -6 तक आएगा, ठीक है। 2 सैंपल इधर है, 2 सैंपल इधर है, तो मतलब विड्थ कितनी है? विड्थ है 5। जरा इसकी विड्थ बताना एक बार, क्या ये जीरोस विड्थ में काउंट हो गए? हाँ, क्यों? क्योंकि सर ये 2 फाइनाइट सैंपल्स के बीच में आ रहे। सर ये वाले जीरोस 5 के बाद वाले जीरोस काउंट नहीं होंगे, ये 2 सैंपल्स के बीच के जीरोस बिल्कुल काउंट होंगे। तो मुझे बताओ इसकी विड्थ कितनी होगी? विड्थ कितनी होगी? फॉर्मूला लगाते सीधे, नंबर ऑफ फाइनाइट सैंपल्स 6 -6 + 1 कितना हो गया? 13। विड्थ तो बढ़ गई, विड्थ तो बढ़ गई। देखो 6 -6 + 1 विड्थ हो गई 13। इस प्रोसेस को जहां पे विड्थ जीरोस इंसर्ट करके विड्थ बढ़ा रहे हो आप क्या कर रहे हो? देखो ध्यान से, अगर आप देखो तो यहां पे 1 4 3 2 5 था और इनके बीच में आपने 2 जीरोस ऐड कर दिए। देखो ध्यान से, 2 जीरोस ऐड कर दिए, हर 2 जीरोस 2 जीरोस 2 जीरो। यहां पे 2 जीरो ऐड करना नहीं है क्योंकि आगे सब जीरो है। 2 जीरोस 2 जीरोस 2 जीरोस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरपोलेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरपोलेशन या पैडिंग ऑफ जीरोस बिटवीन द सब्सिक्यूटिव सैंपल्स। अब कितने जीरोस? सर यहां पे 3 था ना, डिनोमिनेटर देखो n/k है, k की वैल्यू 3 है। अगर यहां पे 3 था तो 2 जीरोस हर सैंपल्स के बीच में ऐड कर दो। तो इफ x of alpha n and alpha is 1/k, k belongs to integer, add k -1 zeros between successive samples. जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास है xn जो कि है a, b, c, d और एरो मेरा मान लो a पे है, और मैं आपसे कह दूं कि मुझे बनाना है zn जो कि है x of n/4। बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं गाइस, इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या होगा? इट इज नथिंग बट माई Zn will be equal to, देखो क्या करना पड़ेगा सर, n/4 है
के की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 माइनस 1, 3 जीरो हर सैंपल्स के बीच में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए 0 0 0, बी 0 0 0, सी 0 0 0, डी के आगे 0 ऐड करने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि डी के आगे सब 0, तो यहां पे एरो बन गया। जो भी इसके विकटाई हो आप काउंट कर लेना, पर ये तीनों जीरोस काउंट होंगे, ये तीनों जीरोस काउंट होंगे। आप समझ में आ रहे हैं आपको? ये भी जीरो काउंट होंगे। क्यों? क्योंकि दो फाइनाइट सैंपल्स के बीच में जीरो कहां पे काउंट नहीं होते? तो अगर ए के पहले की जीरो की बात करो वो काउंट नहीं होंगे बेटे, डी के बाद के जीरोस काउंट नहीं होंगे बेटे, क्योंकि माइनस इनफिनिटी का ट्रेल है जीरोस की। क्या ये बात क्लियर है? तो ये आपका प्रोसेस हो गया इंटरपोलेशन। अच्छा सर डेसिमेशन के लिए कुछ लिखवाया था क्या? डेसिमेशन में क्या करना है? टेक अल्फाथ सैंपल starting from 0, टेक अल्फाथ सैंपल। देखो ना सेकंड सैंपल लिया मैंने यहां से, थर्ड सैंपल अगर आपको एक्सट्रीम करना हो तो थर्ड सैंपल लेते आप, तो यहां से लेते दो सैंपल्स को छोड़कर तीसरा सैंपल ले लेते, 3 के बाद 9 आता, इधर तीसरा सैंपल 0 होता, क्योंकि दो सैंपल छूट जाते 1 4 तो 0 होता। ये डेसिमेशन हो गया, ये इंटरपोलेशन हो गया। होप कि आपको ये दोनों क्लियर है। अब एक बात और करते हैं, रिवर्सल। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक लेट्स से एक्शन है जो कि है 1, 4, 3, 2, 5 और मुझे इसको रिवर्स करना है गाइस, मुझे इसको रिवर्स करना है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो रिवर्सल का क्या मतलब है? देखो बहुत ध्यान से, मतलब इसके अराउंड, मतलब ये पॉइंट क्या था 0, ये पॉइंट था 1, ये पॉइंट था -1, ये पॉइंट सॉरी ये पॉइंट था 2, ये पॉइंट था -1, ये पॉइंट था -2। सर इसके अराउंड मुझे मिरर इमेज लेनी है जैसा हम वहां पे करते थे। तो जो पॉइंट 1 पे है वो पॉइंट -1 पे हो जाएगा, जो पॉइंट 2 पे है वो पॉइंट -2 हो जाएगा, जो पॉइंट 1 पे है वो पॉइंट -1 हो जाएगा, और जो पॉइंट 2 पे है वो पॉइंट -2 हो जाएगा। तो मुझे एक चीज बताओ, जो आपका yn होगा x -n। कुछ मत करो, आंख मूंद कर सीक्वेंस को पीछे से लिख दो। ये सीक्वेंस 1 4 3 2 5 लिखा था, उल्टा लिख दो, 5 2 3 4 1, ये ऐसा हो गया। तो जो सीक्वेंस आएगा वो आएगा 5 2 3 4 1, राइट? तो जो सीक्वेंस आएगा वो आ जाएगा 5 2 3 4। तो ये हो गया रिवर्सल, राइट? अब सोचो जरा, अब अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास है yn इज इक्वल टू x ऑफ -3n, तो मेरे पास एक सीक्वेंस है xn जो कि है 1, 4, 3, 2, 5। एरो यहीं पे क्या बन सकता है? x ऑफ -3n क्या होगा? x ऑफ -3n। तो रिवर्सल तो करना है, सबसे पहले रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 5 2 3 4 1, यहां पे हो गया एरो 5 2 3 4 1। लेकिन इतने से काम हो जाए क्या? ये तो सिर्फ आपने रिवर्स किया। अब आपको 3 से इसकी क्या करनी है? 3 से इसकी क्या करनी है? डेसिमेशन करना है। 3 है ना, देखो अल्फा है, 1/k का फॉर्मेट थोड़ी ना है, अल्फा है। तो इसका मतलब डेसिमेशन करोगे तो यहां से थर्ड सैंपल उठाओ, ये 0, थर्ड सैंपल उठाओ 0, तो मतलब yn जो सीक्वेंस आएगा वो सिर्फ इतना आएगा 3। लेकिन अगर यहीं पे मुझे yn इज इक्वल टू लेट्स से x ऑफ -n/2 करना होता इस सीक्वेंस पे, तो मैं क्या करता? रिवर्सल जैसे कर दिया। अब हर सीक्वेंस के बीच में मैं जीरोस अपेंड कर देता, तो क्या होता मुझे बताओ? जीरोस जब अपेंड कर देता तो क्या हो जाता बताओ? 5 0, कितने जीरोस ऐड करता? देखो n इज 1/k, अल्फा इज 1/k। अल्फा अगर 1/k है तो k -1, k कितना है यहाँ पे? 2 2 -1 1, तो एक जीरो ऐड कर दूंगा, 5 0 2
03040, कहां पे एरो आएगा? एरो आएगा 3। एरो की पोजीशन चेंज नहीं होगी कभी भी अनटिल अनलेस आप शिफ्टिंग कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? इसको हम क्या कहेंगे? ये ऑपरेशन कैसा हो गया? ये ऑपरेशन हो गया रिवर्सल प्लस डेसिमेशन। और ये ऑपरेशन कैसा हो गया? रिवर्सल प्लस इंटरपोलेशन। तो एक बार इन सब को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो जरा से, मेरे पास एक सीक्वेंस था एक्सन, जिसका मैंने फॉर्मेट चेंज किया एक्स अल्फा में। अब दो बातें, या तो मेरा अल्फा, यहां पे अल्फा एक रियल नंबर है याद रखना, एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर करूंगा। या तो अल्फा मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, या तो मेरा अल्फा लेस देन 0 होगा, या तो मेरा अल्फा लेस देन 0 होगा। ध्यान देना प्लीज। अगर अल्फा मेरा ग्रेटर देन 0 है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो मेरा अल्फा ग्रेटर देन 1 होगा, या तो अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होगा। एग्जाम्पल x2n, एग्जाम्पल xn/2। तो इस प्रोसेस को मैं कहूंगा डेसिमेशन, इस प्रोसेस को मैं कहूंगा इंटरपोलेशन। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? टेक अल्फाथ सैंपल स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन। यहां पे हम क्या करते हैं? इफ अल्फा इज 1/k, k बिलोंग्स टू इंटीजर, अपेंड या एड k-1 zeros between successive samples। अल्फा लेस देन 0 की दो केसेस बनेंगे। अल्फा लेस देन 0 के दो केसेस बनेंगे। अल्फा इक्वल टू -1, टेक मिरर इमेज अराउंड y एक्सिस, और यहां पे फिर से दो केसेस बनेंगे कि मॉड अल्फा ग्रेटर देन 1 और मॉड अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास? इसको हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिवर्सल। तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास? रिवर्सल। एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे कि x ऑफ -2n, इसका एग्जाम्पल है x ऑफ -n/3। तो देखो इसका मॉड लोगे तो ग्रेटर देन 2 है, तो यहां पे हो जाएगा रिवर्सल प्लस डेसिमेशन, और ये हो जाएगा रिवर्सल प्लस इंटरपोलेशन। इस
तरीके से हम टाइम स्केलिंग ऑपरेशन, ये गाइस ये स्लाइड बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इतना ही अगर आप याद रखोगे तो मोर देन कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। एक बात और क्लियर यहां पे करते हैं कि अगर मेरे पास मान लो x ऑफ -2/3n है, एक साथ दो ऑपरेशन हो गए, मतलब रिवर्सल तो है, साथ ही साथ डेसिमेशन 2 है और इंटरपोलेशन 3 है। तो पहले हम डेसिमेट कर दें फिर इंटरपोलेट करें, या पहले इंटरपोलेट कर दें फिर डेसिमेट करें, इससे आपके ऑर्डर पे कोई चेंज नहीं आएगा। एक बात आप समझना, एग्जाम्पल लेता हूं मैं, मान लो यही एग्जाम्पल लेता हूं 1 4 3 2 5, यही एग्जाम्पल लेता हूं और हमें ये सीक्वेंस को लेना है, ये है y, ये एक्शन है मेरा, इस पर मुझे ये परफॉर्म करना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल। तो रिवर्सल कर दो तो क्या हो जाएगा 5 2 3 4 1। क्लियर है बात? अब सबसे पहले मैं इसको d/2, ये तो क्लियर है ना कि जो न्यूमरेटर पे है वो डेसिमेशन है और जो डिनोमिनेटर पे है वो इंटरपोलेशन है। तो हम पहले d/2 और फिर i/3 कर देते हैं। तो d/2 करेंगे तो क्या होगा बताओ, इस पर d/2 करेंगे तो यहां से सेकंड सैंपल उठाओ, यहां सेकंड सैंपल उठाओ, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 5 3 1। और i/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, i/3 करोगे, i/3 करोगे तो 5 दो जीरो ऐड करना है, 0 0 3 0 0 1। एरो यहां पे है, एरो यहां पे। चलो उल्टा करते हैं, सबसे पहले इसका रिवर्सल कर देते हैं। तो ये हो गया रिवर्सल, कलर चेंज करते हैं, रिवर्सल पहले करते हैं। तो x -n हो गया क्या, 3 5 2 3 4 1 5 2 3 4 1। अब हम x ऑफ -n/, अब हम i/3 पहले कर लेते हैं, इसके बाद i/3 कर लेते हैं, इसके बाद d/2 करेंगे। i/3 पहले करें, मतलब 2 जीरो यहां पे ऐड करें, क्या हो जाएगा 5 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 1। एरो है मेरा 3 पे। अब क्या करो, अब इसको डेसिमेट करता हूं, चलो डेसिमेट करेंगे। कितने से डेसिमेट करना है, 2 से। तो सेकंड सैंपल उठाओगे, सेकंड सैंपल उठाते हैं, चलो ये सेकंड सैंपल, ये सेकंड सैंपल, ये सेकंड सैंपल 1, ये सेकंड सैंपल, सेकंड सैंपल, क्या हो जाएगा 5 फिर 0 फिर 0 फिर 3 फिर 0 फिर 0 फिर 1। सेम सीक्वेंस मिली, यानी कि ऑर्डर का डेसिमेशन इंटरपोलेशन में कोई अंतर नहीं बढ़ता। जिस वे में आपको परफॉर्म करना है उस वे में परफॉर्म करिए। पर सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखो कितने सारे जीरोस आ गए यहां पर। सबसे बेस्ट तरीका है आप पहले डेसिमेट कर लो, सीक्वेंस की लेंथ छोटी हो जाएगी, इस पर इंटरपोलेशन कर लो। अब एक स्टूडेंट धर्मा, मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, सोचो जरा बहुत ध्यान से। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक सीक्वेंस है एक्शन, ठीक है, और कुछ भी ले लेते हैं 2 -4 -3 6 -7 8 -9 10। मैं कल ये एग्जांपल नहीं लूंगा, कोई रैंडम एग्जांपल ले लूंगा, ये सीक्वेंस याद रहे, यही बहुत बड़ी बात है। ये मान लो मेरे पास एक सीक्वेंस है, मुझे इस पर परफॉर्म करना है x ऑफ -2/3 n + 2। किस वे में हम परफॉर्म करें और इसका सीक्वेंस क्या होगा।
यानी बेसिकली मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपसे कह दूं कि x ऑफ अल्फा एन प्लस बीटा, तो क्या यहां पर राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड अप्रोच, याद रखो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्या ये दोनों अप्रोच यहां पे वैलिड होंगे? क्योंकि ये बात आपको ध्यान रखना है कि शिफ्टिंग फैक्टर हैज टू बी इंटीजर। गॉट इट? तो शिफ्टिंग फैक्टर अगर आपको इंटीजर रखना है तो क्या राइट साइड और लेफ्ट साइड अप्रोच दोनों होंगे? क्या राइट साइड और लेफ्ट साइड अप्रोच दोनों पॉसिबल होंगे? बहुत ध्यान समझिए प्लीज, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। क्या दोनों वैलिड होंगे यहां पे? अब यही सोचना है आपको आज की क्लास का, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। और अगर आप निकाल लो, अगर आप इसका सीक्वेंस निकाल के बताना मुझे, ये मान लो भाई ने, ठीक है, इसका सीक्वेंस हमें निकाल के बताना, ठीक। और कल की क्लास में हम लोग ढेर प्रॉब्लम, कल की क्लास से प्रॉब्लम्स करेंगे और कुछ नहीं, कल की क्लास से प्रॉब्लम्स करेंगे और कुछ नहीं। तो गाइस होप कि आपको ये चीजें क्लियर है। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, देखो बहुत ध्यान से। आज की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले y-एक्सिस ऑपरेशन सीखा, मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट। इसके बाद मैंने क्लैंपिंग सीखा। इसके बाद मैंने जो है बेसिक एक्स एक्सिस ऑपरेशंस परफॉर्म किए डिस्क्रीट टाइम पे, जहां पे हमने टाइम शिफ्टिंग, एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो थी इंटीजर सैंपलिंग हमें करना था। वो इंटीजर सैंपलिंग आपको करना था, इंटीजर शिफ्टिंग आपको करनी थी, स्केलिंग आपको, इंटरपोलेशन, डेसिमेशन, ये सारी चीजें आप लोगों आपने की, रिवर्सल, ये सारी चीजें आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म। तो होप गाइस कि ये लेक्चर आपको पूरा ओवरऑल क्लियर होगा। एक होमवर्क भी दिया है तो वो आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारा आज का ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा अच्छे से क्लियर हो गया और ये चैप्टर को हम अच्छे से हम लोगों ने कवर कर लिया, राइट। तो अब हम पड़ाव की ओर है, अंतिम पड़ाव की ओर है। तो आपको होप कि ये स्लाइड याद है। लेक्चर को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना है। जो भी कोई दिक्कत हो प्लीज आप लोग मुझे आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। प्लीज लेक्चर, इतनी मेहनत से मैं चीजों को बनाता हूं, प्लीज आप लोग इसे अपने जो भी जूनियर्स हैं उनको आप दें और मैक्सिमम लोगों के साथ सब्सक्राइब करो। सपोर्ट तो आप लोगों को देखो करना पड़ेगा, करोगे ना? करोगे नहीं करोगे? ठीक है, चलिए विद दिस फुल एंथुसियाज्म के साथ पढ़ना है और एकदम फुल मोटिवेटेड रहना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।